गुड मॉर्निंग बच्चों। आ जाओ फटाफट ज्वाइन करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट, सो आज फंडामेंटल राइट की 5वीं क्लास है। किसी का डाउट होगा तो मैं थोड़ा लास्ट में लूंगा, आज सबसे पहले पढ़ लेते हैं। और आज की क्लास अगर थोड़ा लेट जाएगी ना, थोड़ा देर तक जाएगी, जय हिंद बेटा, अगर थोड़ी देर तक जाएगी तो चलेगा। ठीक है, कोई बोलना मत सर 90 मिनट हो गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। फटाफट ज्वाइन करो और सभी को इन्फॉर्म कर दो, इतनी लेट सोकर उठते हो ना। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, राधे राधे, जय हिंद। ठीक है, फटाफट ज्वाइन करो सभी लोग। किसी का अगर कुछ डाउट है तो डाल दो कमेंट में। ठीक है, जय हिंद बेटा, खुश रहो। चलो ठीक है, तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फंडामेंटल राइट की आज 5वीं क्लास है। क्लास आज की भी क्लास और कल की भी जो क्लास होगी ना, वो थोड़ा और देर तक चलेगी। ठीक है, और देर इन द सेंस 10-15 मिनट थोड़ा हो सकता है ज्यादा। जय हिंद बेटा। ठीक है, ठीक है, तो नाउ आई एम फाइन, होप यू आर ऑल्सो फाइन बच्चा पार्टी। ठीक है, सुनो, कल तक कहां करवाया था? कल करवाया था आपको 21A करवा दिया था मैंने। 21A मैंने आपको बोला था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिससे 3 चीजें ऐड हुई, मतलब 2 चीजें ऐड हुई, एक मॉडिफाई हुआ। वो 2 चीजें कौन सी थी? एक तो आर्टिकल ऐड हुआ 21A। ठीक है, 21A जिसमें ये बताया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए जो राज्य है वो प्रावधान बनाएगा। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ 51A के, सबसे लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटी है, याद करना बहुत आसान है। उसमें पेरेंट्स को या फिर गार्जियन, बच्चे के पेरेंट्स या गार्जियन को ये बोला गया कि वो जो बच्चे हैं 6 से 14 साल, ठीक है, उनको शिक्षा के लिए भेजेगा। ठीक है, राम राम बेटा, राम राम बच्चे। ठीक है, समझ में आया? तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा था, मैंने बोला था आर्टिकल 45 में, डीपीएसपी में आता है ना आर्टिकल 45, तो आर्टिकल 45 में मॉडिफिकेशन किया गया। वहां पे जो 0 से 14 था उसको 6 से 14 कर दिया गया, सॉरी, उसको 0 से 6 कर दिया गया, क्योंकि 6 से 14 तो फंडामेंटल ड्यूटी राइट बना दिया गया। समझ में आया? बस इतनी सी बात है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल सी चीजें हैं, कुछ देखते हैं। आर्टिकल 22 है, इसमें क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन। अब देखो जो भी है ना, अब आर्टिकल 22 का क्या नाम है बताओ फटाफट। नाम ही यही है क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर मैं लिख के नहीं बताऊंगा तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर लिख के बताओ, इसलिए देखते हैं। देखो ध्यान से, आर्टिकल 22 कुछ बातें कहता है, मतलब इसमें प्रोटेक्शन है लोगों को, मतलब जो भी डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, उसको कुछ प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ना, कि अगर मान लो किसी को अरेस्ट किया गया तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, अगर अरेस्ट किया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, पेश किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। एक्सक्लूडिंग टाइम ऑफ जर्नी, मतलब आवर्स ऑफ जर्नी। मान लो किसी को अरेस्ट किया गया, आर्टिकल का नाम क्या है बताओ? आर्टिकल का नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। समझ में आया? 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर, हाँ बिल्कुल। तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, सबसे बड़ी बात क्या है, ये नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है। अब यही समझ में नहीं आएगा कुछ बच्चों को। देखो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट का मतलब ये है, अभी आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तुरंत गलत करोगे। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो जैसे आपने बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल देखे होंगे, मान लो यूपी गवर्नमेंट या यूपी की जो पुलिस है या दिल्ली की जो पुलिस है वो जाती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से किसी पर्सन को पकड़ लेती है, महाराष्ट्र से
के किसी पर्सन को पकड़ लेती है। अब उसको बताओ कहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अब इसमें तो एक्सक्लूडिंग आवर्स ऑफ जर्नी, अब इसी से कंफ्यूज हो जाओगे। 24 घंटे के अंदर इस टाइम को, ट्रैवलिंग टाइम को घटा के है, तो आप बोलोगे उसको पहले पकड़ के लाएगी, ट्रैवलिंग टाइम तो ऐड नहीं होगा, पकड़ के लाएगी, फिर यहाँ का जो दिल्ली का जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश करेगी। नहीं, जहां पकड़ेगी ना, जिस एरिया में पकड़ेगी, वहां के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेगी, पर्सन को पेश करेगी। और वो अगर कस्टडी देगा तभी लेके आ सकती है। समझ में आया पुलिस? समझ में आया? महाराष्ट्र के, बिल्कुल एकदम करेक्ट बच्चे बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा बेटा उससे। ठीक है, और कौन सा राइट होगा बताओ, और कौन सा राइट होगा? टू नो द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। मेरे बच्चे ध्यान दो, किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो नियरेस्ट, सबसे पहले नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना है। लेकिन इस 24 घंटे में एक्सक्लूडिंग है, ट्रैवलिंग टाइम ऐड नहीं हुआ है। देखो लक्ष्मीकांत में ये गलती इससे पहले वाले में तो थी। बेटा बोलो डाउट क्या है, फटाफट बोलो क्या डाउट है। दूसरा पॉइंट है कि टू नो द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, मतलब कि अगर मान लो कोई पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है, तो उसके पास ये भी अधिकार है कि उसको यह जानने का अधिकार है कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है। समझ में आया? गुड मॉर्निंग बेटा। देखो तीसरा पॉइंट है, किसी बच्चे का डाउट था पूछो, पूछे भी नहीं अभी तक। तो राइट टू बी रिलीज विद इन 24 आवर्स अनलेस मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स। जब तक कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं दे देता, अगर किसी को पकड़ा है तो 24 घंटे के अंदर उसको छोड़ना ही है। हाँ हाँ पूछ सकते हो, कैसे भी डाउट पूछने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कैसे भी पूछ सकते हो। सर इस आर्टिकल में अगर 24 घंटे से 1 या 2 मिनट ज्यादा हुआ तो क्या होगा? मैंने क्या बोला, इमोशनल नहीं होना है। बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी को भी पकड़ के कैसे भी ला रहे हैं वो छोड़ दो। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, कॉन्सेप्ट ये है। अब वायलेशन होता है, अब देखो मर्डर लिखा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन, मर्डर करना है, गाली देनी है किसी को, नहीं लिखा ना, फिर भी देते हैं ना लोग। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कि मतलब ये तीनों ग्राउंड वहां लागू नहीं होंगे, कहां पे? द एबव ग्राउंड। कहां पे लागू नहीं होंगे बताओ? दो जगह, एक तो एनिमी एलियन अगर होगा, ठीक है, एंड अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो। ध्यान दो पूछो। देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना फटाफट। मैंने क्या बोला कि ये 3 राइट्स हैं। मेरा बच्चा कह रहा है कि ऑनलाइन भी प्रोड्यूस किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। हाँ प्रोड्यूस किया जा सकता है ऑनलाइन, लेकिन अगर मान लो किसी को अरेस्ट किया है तो उसको फिजिकली प्रेजेंट करना है। मजिस्ट्रेट के सामने भी ऑनलाइन भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, वीडियो कॉलिंग पे सारी चीजें हो जाती। तो अगर मान लो किसी को अरेस्ट किया गया, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया, समझ में आया? अरेस्ट और डिटेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिटेंशन क्या होता है, मतलब थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है, मतलब डिटेन कर सकते हैं पकड़ के, मतलब उसको पकड़ा नहीं है, उसको थाने में बुला लिए, पूछताछ की, तो वो भी डिटेंशन है। बट अरेस्ट का मतलब है कि उसको पकड़ ही लिया है। ठीक है, अरेस्ट ज्यादा ही लीगल, आप बोलोगे पकड़ा नहीं है तब ज्यादा लीगल है, नहीं, अरेस्ट ज्यादा लीगल क्योंकि उसको पकड़ लिया। डिटेंशन में तो पता ही नहीं चलता, घर में ही बंद कर दिया, डिटेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दे लो, पूरा ध्यान यहां रखो, कोई कुछ मत करो। ठीक है, अरे क्यों नहीं मानती वीडियो कॉलिंग कोर्ट, क्यों नहीं मानेगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना कोर्ट की।
यहां देखो, यहां जो बता रहा हूं पहले उसको सुनो। तो मैंने क्या बोला है कि ये 3 ग्राउंड, 3 राइट्स प्राप्त है। एक कौन सा, अरेस्ट किया जाएगा तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, बता दिया मैंने, एक्सक्लूडिंग क्या जर्नी टाइम है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि टू नो, मतलब कि ग्राउंड तो बताना ही बताना है कि उसको अरेस्ट क्यों किया। इसमें तीसरा पॉइंट है कि राइट टू बी रिलीज विद इन 24 आवर्स, मतलब कि किसी को भी 24 घंटे के भीतर रिलीज करना होगा, अगर पकड़ा है तो रिलीज करना होगा, अनलेस मजिस्ट्रेट बोलता नहीं है क्या, अगर जब तक कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं देता कि हाँ उसको रख सकते हो कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में। ये देखो, कोई फिजिकली, मैंने क्या बोला आपको, अगर किसी को पकड़ा है और कस्टडी चाहिए तो फिर उसको पेश करना ही है मजिस्ट्रेट के सामने। यहां देखो, मैंने बोला कि ये सारे ग्राउंड्स, अगर किसी पर्सन को, मान लो किसी एनिमी कंट्री का कोई पर्सन है, किसी एनिमी कंट्री, वैसे जनरली ये सारे जो टर्म्स है नॉर्मल, वो आर्टिकल 366 में जो है वो डिफाइंड है, लेकिन एनिमी एलियन डिफाइंड नहीं है। एनिमी एलियन जनरली हम अंडरस्टैंड करते हैं, मान लो किसी के साथ युद्ध चल रहा है, अभी अपनी कोई भी एनिमी कंट्री नहीं है, नहीं तो पाकिस्तानी ये वो ऐसा मत बोलना, ठीक है। मान लो किसी को डिटेन किया, सॉरी यहां पे देखो, मान लो एनिमी एलियन कौन होगा, जिस कंट्री के साथ युद्ध चल रहा हो, चल रहा था वो नहीं, जिसके साथ युद्ध हुआ वो नहीं, वो भूल जाओ, जिसके साथ युद्ध चल रहा है, अगर ऐसी कोई कंट्री है तो उसको एनिमी एलियन माना जाता है। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, ठीक है। एंड अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है बच्चे, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि कोई कोई मतलब क्राइम हो उससे पहले ही किसी को गिरफ्तार कर लेना, करते हैं ना, जैसे मान लो इलेक्शन आ रहा है तो कई लोगों को पहले डिटेन कर लेते हैं, दुर्गा पूजा है, मतलब कोई फेस्टिवल आ रहा है, पता है कि कोई पत्थरबाजी करेगा तो उसको वो काम करने से पहले ही डिटेन कर लिया। ये मान लो स्टूडेंट है या कोई भी है, मजिस्ट्रेट के सामने लेकर गए तो हाँ 24 घंटा प्लस हो जाएगा, ठीक है, वो सब दिमाग बाद में लगाना, मैंने क्या बोला, इमोशनल नहीं होना, जो लिखा है संविधान में वो पढ़ो, ठीक है। तो क्या बता रहा था तुम लोग, इतने अब कमेंट मत करना, अब ना आराम से पढ़ना। तो मैंने क्या बोला, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, किसी ने क्राइम नहीं किया उसके पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया, समझ में आया। मान लो किसी को, पुलिस वालों को पता चला कि ये कोई दंगा फैला सकता है, किसी को भड़का सकता है, पत्थरबाजी कर सकता है, तो उसको पहले ही पकड़ लिया, उसने किया नहीं है उसको पहले ही पकड़ लिया। और अगर पहले पकड़ा ना तो वो तीनों ग्राउंड लागू नहीं होंगे। कौन से ग्राउंड, अब यहां नहीं है कि पकड़ लिया तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, उसको 24 घंटे 48 घंटे जितनी मर्जी करेगी वो रखेंगे, उसको ग्राउंड भी बताने की जरूरत नहीं है, उसके अरेस्ट का ग्राउंड भी बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, उसको 24 घंटे के अंदर रिलीज करने की आवश्यकता, जब ले ही नहीं गया मजिस्ट्रेट के। मैंने ऊपर, जरूरी थोड़ी है सर जो पत्थरबाजी पहले किया हो और फ्यूचर में भी वही काम करे, क्यों फालतू के क्वेश्चन पूछते हो, पत्थरबाजी पहले किया हो। मैंने क्या बोला कि अगर ऐसा डाउट होता है, मान लो किसी ने पत्थरबाजी नहीं भी किया है, ठीक है, पुलिस को डाउट है कि ऐसा है, इसीलिए इसको ड्रैकोनियन लॉ बोलते हैं। ड्रैकोनियन मतलब बिना मर्जी के, ठीक है, मतलब बहुत सारी कहानी है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे ही ये लॉ आ गया था तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तो सो ही नहीं पाया, इसकी वजह से इतना ड्रैकोनियन मेजर है। एससी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि बहुत ससेप्टेबल है, मतलब ये मिस यूज हो सकता है, तो उसमें मत जाओ, जिसको लगेगा पुलिस को उसको वो अरेस्ट कर लेगी, बस बात खत्म। समझ में आया। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ग्राउंड बताया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, बट डिस्क्रिशनरी नहीं है ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड कैन बी टोल्ड, भाई ग्राउंड बताया जा सकता है, लेकिन अगर पब्लिक, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है ना तो नहीं बताएंगे ग्राउंड। कह रहे कि ग्राउंड बता सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा माना जाएगा कि पब्लिक के पक्ष में नहीं है ग्राउंड बताना तो नहीं बताएंगे, बस बात खत्म। अब सुनो, अब आगे आओ। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी टाइम से आया करो, नई चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये सारी चीजें ये मैंने आपको बता ही दिया पहले कि गिरफ्तारी के आधार पर मतलब सूचित किया जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, ग्राउंड जानने का अधिकार होगा कानूनी, उसको, अगर उसको लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी, लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी,
यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर उसको रिलीज किया जाएगा अगर मजिस्ट्रेट ने आगे जुडिशियल कस्टडी नहीं दी है तो। समझ में आया? बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में मैंने आपको बता ही दिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक चीज और देखो, ध्यान दो, इसको गिरफ्तार तो कर लिया, कह रहे हैं कि मान लो प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी पर्सन को अगर गिरफ्तार किया है तो उसको 3 महीने के अंदर रिलीज किया जाएगा। वहां देखो 24 घंटे था, यहां पे क्या है, 3 महीने के अंदर रिलीज किया जाएगा, अनलेस, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी सजेस्ट नहीं करती, 3 महीने से ज्यादा भी उसको रख सकते हैं जेल में। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना बताया बस उतना समझो, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और ऐड करो। एक पॉइंट क्या है, मैं बोल रहा हूं कि इस पर्सन को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर एट, इसको जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ठीक है, इसको क्या करेंगे, विद इन 3 मंथ, विद इन 3 मंथ लिखा है, 3 महीने के बाद नहीं लिखा है, क्या है, अब सुनो, ठीक है, आज क्लास ना थोड़ी देर तक चल सकती है, देर तक मतलब बहुत ज्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला कि जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर गिरफ्तार किया गया है उसको 3 महीने के अंदर छोड़ना ही होगा, अगर एडवाइस विद इन 3 मंथ्स। ऐसा नहीं कि एडवाइजरी कमेटी 3 महीने के बाद एडवाइजरी कमेटी से आज्ञा लेनी है, ऑर्डर लेना है कि उसको रखना है कि नहीं, उसके गिरफ्तारी के 3 महीने के अंदर ही एडवाइजरी कमेटी अगर बढ़ा देती कि नहीं उसको और टाइम तक रखो उसको, ठीक है, कस्टडी में, तो रखेगा, ठीक है, नहीं तो फिर क्या, नहीं तो छोड़ देगा, ठीक है। सर जी आर्टिकल वाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आरएस इन डिटेंशन इन सर्टेन केस, हाँ बच्चे, ठीक है, वही चल रहा है, तो समझ में आया। अब सुनो, अब लक्ष्मीकांत में एक और गलती दी गई है, ठीक है, अब क्या गलती दी गई है कि अब जो एडवाइजरी, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो बता रहा हूं बस उतना सुन लो, जो एडवाइजरी बॉडी है ना वो कंसिस्ट ऑफ करेगी क्या, लक्ष्मीकांत में दिया गया है कि हु आर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है, संविधान में क्या लिखा है कि कंसिस्ट ऑफ हु आर, मतलब जो जजेस हैं, या फिर हु आर या हु हैव बीन, मतलब जो थे जजेस, हाई कोर्ट के जजेस थे, या फिर हु आर एलिजिबल टू बिकम हाई कोर्ट जजेस, मतलब तीनों चीजें हैं, अगर वो एलिजिबल भी है या फिर वो जज था या फिर वो जज है तो वो एलिजिबल है एडवाइजरी कमेटी में रहने के। समझ में आया, ये बात ध्यान रखना, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वापस से एक बार देख लेना वीडियो अगर कुछ समझ में ना आया हो, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट आएगा तो जरूर पूछना, ठीक है, आगे चलें, बस यही है और कुछ नहीं है। अब बताओ ये किसको अवेलेबल है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया कि राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एज वेल एज एलियंस, एलियंस मतलब विदेशियों को भी ये अधिकार उपलब्ध है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर बाकी जो भी होंगे, तो ये ना 15, 16, 19, 29, 30 थोड़ी ना है, ये तो 22 है, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, तो ये विदेशियों को भी उपलब्ध है, इस बात का ध्यान रखना। अब आर्टिकल 23 क्या है, ठीक है, आर्टिकल 23-24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपने पढ़ा होगा 23-24, एकदम सिंपल है, 23 में तो कुछ है ही नहीं, 23 में 2-3 चीजें कहती हैं, मैंने क्या बोला
कि जो जज थे, ठीक है, वो हो सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो रिटायर्ड हो गए हैं तो वो ऑलरेडी एलिजिबल थे, ठीक है। जैसे मान लो आप हो, तो आप में एलिजिबिलिटी है ना, बहुत सारे बच्चे होंगे, दे हैव सर्टेन एलिजिबिलिटी की वो सीडीएस का एफकेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, समझ में आया? तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एलिजिबल होने से ही वो कंसिस्ट कर सकते हैं, उस कमेटी में आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं बोला जाएगा जो सीडीएस क्वालिफाई है सिर्फ वही रहेंगे। बात समझ में आया? यहां पे देखो, तो आर्टिकल 23 कहता है कि, अब देखो इसमें है कि प्रोहिबिशन ऑफ टाइपिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। अब इसमें सिर्फ तीन चीजें कही गई हैं। पहला, बच्चे बताएंगे, लिख के बताओ, फिजिक्स, फिजिक्स लीगल मिनिमम वेजेस, फोर्थ अमेंडमेंट, फोर्थ नहीं 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, मानव दुर्व्यापार बलात्सर्म। हाँ, अब इसमें क्या बताया गया, एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। पहली बात तो यही पॉइंट है कि देखो, ह्यूमन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, पहला बात, पहली बात। यहां पे दूसरी बात है कि बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है। और अगर ऐसा कोई करता है, मतलब ध्यान से देखो, ठीक है, एक तो मानव तस्करी, बेगार, बेगार मतलब काम करवा लेना, पैसे ही नहीं देना, जैसे बेशरम, शर्म है ही नहीं ना, तो वैसे ही बेगार, बेगार मतलब काम करवा लेना, पैसे ना देना। तो मानव तस्करी मतलब मान लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर कोई करता है, ठीक है, और अन्य प्रकार के अगर जबरन श्रम करता है ना, तो ये क्या है, ये बताओ क्या है, ये ऑफेंस है, और इसको पनिश किया जाएगा कानून द्वारा, मतलब पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या लिया गया है कि सुनिश्चित की कोई बात राज्य को, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ये है, इस बात का ध्यान रखना, और दूसरा पॉइंट क्या है ये। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और अदर सिमिलर फॉर्म, सिमिलर फॉर्म मतलब इसी से मिलती जुलती चीजें, अब सिमिलर फॉर्म बता रहा हूं, तो सिर्फ एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी, मतलब मानव मनुष्यों को खरीदना बेचना, ये। दूसरी बात बताओ, बेगार, बेगार मतलब काम करवा लेना, पैसे ना देना। और इसी से मिलती जुलती जो अदर फॉर्म्स, अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ जो ऑफेंसेस है ना, उन वो मतलब ऑफेंस है, वो क्राइम है, और उसको अगर ऐसा कोई करता है तो उसको दंडित किया जाएगा संसद द्वारा बनाए गए कानून से। अब इसमें तीन कानून है, ये याद रख लेना, ठीक है, कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है 1956, ठीक है, बधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, मतलब ये सिर्फ अपने दिमाग में रखना बस, और कुछ नहीं। किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000, बस इतनी सी चीज है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, मैं वो बता रहा हूं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में काला धब्बा है और कुछ नहीं, समझ में आया? ये पहला केस था। दूसरा था एक एशियाड केस, एशियाड गेम हुआ था ना इंडिया में, तो एशियाड केस था। अब उसमें क्या किया, बच्चों को लगा दिया काम में, और फिर क्या कि वहां पे वेजेस कम दिए, पैसे कम दिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मान लो अगर कोई काम है जिसके लिए कोई मजदूरी बनती है या कोई चार्जेस बनते हैं 100 रुपए, और अगर उसको कोई 90 रुपए या फिर 50 रुपए पे कर रहा है, मतलब पेमेंट कम कर रहा है, तो कम पेमेंट करना भी बेगार की श्रेणी में आएगा, समझ में आया? तो एशियाड गेम में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कम मजदूरी पे करना भी बेगार में आएगा, इस बात का ध्यान रखना, और वो भी ऑफेंस होगा, समझ में आया? तो बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें कुछ था ही नहीं। आर्टिकल 23 एकदम सिंपल है, इसमें सिर्फ कितनी चीजें, तीन चीजें हैं। एक तो बताओ मानव तस्करी, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दूसरा क्या है, बेगार, और तीसरा क्या है कि सिमिलर फॉर्म्स ऑफ अदर वर्क्स, ठीक है, बस ये तीन चीजें और कुछ नहीं। हाँ, और सुनो, एक बच्चा इतना मतलब अच्छे कमेंट आते हैं तब अच्छा लगता है। एक बच्चा बोल रहा है कि ये प्रोटेक्शन मतलब अगेंस्ट प्राइवेट, और किसके विरुद्ध है, राज्य और प्राइवेट दोनों के विरुद्ध है, मतलब व्यक्तियों के खिलाफ भी है और राज्य के खिलाफ भी, समझ में आया? ये बात समझ लेना। तो ये किसके विरुद्ध है, ये राज्य और व्यक्तियों के साथ, मतलब निजी व्यक्तियों के साथ भी, इंडिविजुअल अगर कोई पर्सन भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी ऐसा केस चलेगा, ठीक है। इसके पास एकदम सिंपल सा है, देखो आर्टिकल 24, इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब देखो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो एक्ट है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट रेगुलेशन, ठीक है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट।
इसका नाम चेंज हो गया है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। यहाँ पे चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर हो गया, मतलब यहाँ पे गलत नहीं लिखा है, पहले इसका नाम सिर्फ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट था, अब हो गया है इसका नाम चाइल्ड एंड एडोलसेंट, चाइल्ड एंड एडोलसेंट। यहां पे सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें कुछ कहा ही नहीं गया है। संविधान कहता है कि नो चाइल्ड, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ध्यान से देखो, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स रिगार्डलेस, मतलब सिटीजनशिप से मतलब नहीं है कि मैंने क्या बोला, सिर्फ 15, 16, 19, 29, 30 ही सिटीजन को अवेलेबल है, ठीक है। देखो कह रहे कि इंगेज इन एनी अदर हजार्डस इंप्लॉयमेंट, कह रहे हैं कि सुनो पहले, मान लो 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, शैल बी इंप्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन हजार्डस वर्क, सिर्फ इतनी चीजें लिखी गई है। देखो सबसे पहले क्या लिखा गया है, कह रहे कि इन एनी फैक्ट्री, एक तो फैक्ट्री दिया है, दूसरा माइन दिया है और हजार्डस वर्क दिए, तीन वर्ड दिए गए हैं बस, ठीक है। माइन या फिर बताओ हजार्डस वर्क। तो इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ ये तीन ही चीज दी गई है संविधान में। अब आप बोलोगे क्या है, तीन ही चीज ऑफेंस है, ठीक है। नीचे लिखा है गुरुजी क्या, इमोरल ट्रैफिकिंग, वीमेन चिल्ड्रन प्रोस्टिट्यूशन, हाँ ठीक है नीचे लिखा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि सिर्फ तीन चीजें दी गई हैं, क्या, आर्टिकल 24 एकदम सिंपल कहता है, एकदम सिंपल कहता है क्या, 14 ईयर से कम अगर कोई है, बच्चा है अगर कोई 14 ईयर से कम है, तो क्या हो सकता है, वो कहां पे इंप्लॉयड नहीं होगा, किसी फैक्ट्री, माइन या फिर हजार्डस वर्क। ये संविधान कहता है, ये संविधान कहता है, ये 24वां अनुच्छेद कहता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अच्छा ये बताओ, अगर संविधान में ऐसा लिखा है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है वो किसी फैक्ट्री, माइन या फिर किसी जोखिम भरे कार्यों में काम नहीं कर सकता है, तो क्या वो चाय की दुकान पे काम कर सकता है, क्या वो समोसे बांट सकता है, ऐसा कर सकता है, किसी को पानी पिलाने का काम कर सकता है, बोलो। कि फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन साइट में वर्क नहीं करेगा, हाँ मतलब अभी सुनो, पहले पूरी बात सुनो। तो ये कहता है, संविधान तो सिर्फ इतना ही कहता है, लेकिन लेकिन ध्यान देना, क्या ये बच्चा हर जगह काम कर सकता है, संविधान के अनुसार तो इतना ही है कि किसी फैक्ट्री, माइन या हजार्डस वर्क, फैक्ट्री मतलब कारखाना हो गया, माइन मतलब खान हो गई, खान समझते हो, और हजार्डस वर्क का मतलब किसी जोखिम भरे कार्य में वो कार्य नहीं करेगा। कौन, आर्टिकल 24 में दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है। लेकिन सुनो, अब एक एक्ट आया, पहले इसका नाम क्या था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, फिर इसमें संशोधन हुआ, संशोधन होने के बाद इसका नाम हो गया चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एडोलसेंट कौन होता है, आप तो पता ही होंगे, आप में से ज्यादा लोग एडल्ट होंगे। तो एडोलसेंट होता है जो 14 ईयर्स से ऊपर का हो और 18 से कम का हो। तो कौन, एक तो यहाँ पे होता है जो चाइल्ड होगा, कौन होगा, आप 0 से 14 काउंट करोगे, वैसे चाइल्ड 0 नहीं होता, वो किड होता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे चाइल्ड का मतलब अलग से डिफाइन किए गए हैं एक्ट में,
इसी एक्ट में बताया गया है कि चाइल्ड कौन होगा, जो 14 साल से कम का है। एडोलसेंट कौन होगा, जो 14 साल उम्र पूरा कर गया है लेकिन 18 साल का पूरा नहीं हुआ है। एकदम सिंपल यही भाषा है और दूसरी कुछ नहीं है। अब सुनो ये क्या बोलता है, ये एक्ट क्या बोलता है, बोलो। कहां गया जहां बता रहा था मैं, हाँ यहां पे सुनो। अब ये एक्ट जो आया, चाइल्ड एंड एक्ट 1986। सुनो, कोई भी बच्चा कहीं भी काम नहीं करेगा, कहीं भी काम नहीं करेगा, कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं तो कहीं भी नहीं, मतलब चाहे वो चाइल्ड हो या फिर एडोलसेंट हो, कहीं भी काम नहीं करेगा। दो एक्सेप्शन है, दो जगह काम कर सकता है। कहाँ? एक तो ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ऑडियो विजुअल मतलब, ध्यान से सुनो, यहां पे लिख रहा हूं, नोट्स ऐसे ही बनाना और कुछ नहीं। क्या? एक तो ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अरे आप देखते हैं ऑडियो मतलब जो सुनाई दे, विजुअल मतलब जो दिखाई दे, और ऐसी इंटरटेनमेंट अगर इंडस्ट्री है तो वहां पे काम कर सकता है। जैसे अरे मूवीज नहीं बनाते, गाना वगैरह नहीं गाते, तो ये सारी चीजें। समझ में आया? हाँ बच्चे खूब सारे एक्ट पूछे हैं तो ये एक्ट पूछ सकता है, बस इसीलिए ये एक्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे इससे पहले वाले मैंने एक्ट नहीं बताया ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। क्योंकि एनसीआर भी ना बहुत सारे डाटा रिलीज करता है कि मतलब किसने केसेस फाइल हुए, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो ये सारी चीजें आती है। देखो ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में काम कर सकता है, और कहां कर सकता है? फैमिली एंड फैमिली इंटरप्राइजेस। यहां कंपलसरी है क्या? ऐसे काम नहीं करेगा पता चले किसी बच्चे को पकड़ लिया और बोल रहा है कि इसके फैमिली का ही है, ऐसा नहीं। तो आफ्टर स्कूल आवर्स, मतलब स्कूल जाने के अलावा, स्कूल जाने के बाद उसके पास जो टाइम बचेगा, मतलब बच्चे हार्ड वर्किंग नहीं कर सकते, लेकिन मूवी में कर सकते हैं। हाँ मूवी में मतलब जब मैं ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मूवी में जाके वहां पे जो सिनेमा इंडस्ट्री है वहां पे लोगों को चाय पिलाएगा कोई बच्चा, ऐसा नहीं है। वो काम करेगा तो उसी फील्ड में करेगा, चाय पिलाना वो ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। आर्टिकल 24 कुछ नहीं कहता, आर्टिकल 24 सिर्फ ये कहता है कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 साल से कम है वो किसी फैक्ट्री, माइन या फिर हजार्डस काम नहीं करेगा। ये तो संविधान कहता है, संविधान, संविधान कहां तक कहता है? यहां तक। लेकिन उसके बाद आया एक्ट। मैंने आपको समझा ही दिया है, बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग से क्लास ले रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि संविधान और एक्ट में क्या फर्क है, संविधान और एक्ट में क्या फर्क है, बहुत सारे बच्चों को ये बात का आइडिया होगा ना। अब कोई बोल मत देना नहीं है। ठीक है, आगे देखो बच्चे, मैंने बताया कि फिर एक एक्ट बनाया गया। मैं एक्ट तो पहले ही बनाया गया था, ठीक है, उसका नाम क्या था? चाइल्ड लेबर। ये नहीं पूछा जाएगा नाम क्या था, सिर्फ इतना आएगा, मतलब ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन जो एक्ट है इसमें दिया गया है कि नो नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड, ठीक है, एनी हजार्डस वर्क, तो ये भी सही है, एनी वर्क ये भी सही है, एक्सेप्ट ये दो चीजें, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फैमिली इंटरप्राइजेस, ठीक है, आफ्टर स्कूल आवर्स। इतना ध्यान रखना।
संसद टीवी क्विज में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड प्रियम्बल से क्वेश्चंस पूछे और हमने उड़ा दिया। अरे गजब, उड़ा दोगे, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो तुम उड़ा ही दोगे, क्वेश्चन का तो टेंशन ही मत लो। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध 14 साल से कम आयु के किसी भी बच्चे को। अब देखो यहां पे लिखा है नागरिकता की परवाह ना करते हुए, ये सब आपको बताने के लिए लिखा है। नागरिकता की परवाह क्यों नहीं करोगे बताओ? अरे नागरिकता से मतलब ही नहीं है, सिर्फ 15, 16, 19, 29, 30 तो है नहीं, ये तो 24 है। ठीक है, क्यों इतनी बार बोल रहा हूं? ताकि याद हो जाए। ये मैंने आपको बता ही दिया, बाल श्रम निषेध विनियमन, इसमें संशोधन हुआ था, ये लिखा गया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25 आते हैं। अनुच्छेद 25 एकदम आसान है, एकदम आसान 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 है। ठीक है, किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो। अब आप ये मत सोचना कि गुरु जी आज भागे जा रहे हैं, डाउट पूछ भी नहीं रहे। पूछो, किसी का डाउट है अभी तक? कुछ भी डाउट है तो पूछो फटाफट। और ये देखो, सुनो, एकदम सिंपल था, मैंने आपको बता ही दिया। 22वां बताया, एकदम सिंपल। 23, 24 तो आसान था। ठीक है, 22वें में कुछ चीजें थी, थोड़ा सा ट्रिकी था। एडवाइजरी जो कमेटी होगी वो कैसे कंसिस्ट करेगी, तो मैंने बता दिया, बस उस पर फोकस करो। अब सुनो, जो आर्टिकल 25 है वो चार चीजें बोलता है, मतलब कि किसी भी पर्सन को, ये इंडिविजुअल के लिए, मतलब पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो 25 है, ये इंडिविजुअल को बताता है कि कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, कि मतलब उसको फ्रीडम होगा। किस चीज का फ्रीडम होगा? एक तो कंसाइंस का, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस होगा। दूसरा कौन सा फ्रीडम होगा? प्रोपोगेट, प्रोपोगेट तो मान चलो लास्ट है। एक तो कंसाइंस का होगा, दूसरा प्रोफेस का होगा, तीसरा प्रोपोगेट होगा, और चौथा क्या है भाई? प्रैक्टिस होगा, मतलब प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसमें चार चीजें हैं। ठीक है, ध्यान दो, ये चार चीजें। आर्टिकल 25 में चार चीजें हैं, किसी का कोई डाउट नहीं? गुड। ठीक है, अब इसमें चार चीजें। पहली, एक तो फ्रीडम, मतलब हर पर्सन को, इंडिविजुअल है, ठीक है, राइट होगा। क्या राइट होगा? मतलब सभी व्यक्तियों को राइट्स होंगे। ठीक है, बताओ ये आर्टिकल, चलो एक फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये बताओ विदेशियों को उपलब्ध है कि नहीं? विदेशियों को उपलब्ध है कि नहीं? तो एक तो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं। बताओ फटाफट, ये विदेशियों को उपलब्ध है कि नहीं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, देख लो विदेशियों को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, बताओ है कि नहीं? मेरी बात में तो कोई आना मत। 15, हाँ ठीक है, हाँ, बच्चा सेम बोल रहा है। 15, 16, 19, 29 नहीं है तो फ्रीडम मतलब है, विदेशियों को भी है। 15, 16, 19, 29, 30 विदेशियों को नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन को है। ठीक है, एकदम कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम सिंपल है। मैंने लिखा है ऑलरेडी, ऑलरेडी लिखा है, तो अब सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या होता है? कंसाइंस मतलब अंदर से मानने का। अंदर से मैं कुछ भी सोचूं, भगवान के बारे में कुछ भी सोचूं, मुझे कोई रोकेगा नहीं। अरे तुम मन में क्या सोच रहे हो, ऐसा कोई नहीं पकड़ ले जाएगा, स्टेट नहीं पकड़ लेगी, मन में क्या सोच रहे हो। तो मैं किसी भी धर्म, मतलब मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूं, या किसी भी धर्म के बारे में, इंडिविजुअल्स हैव राइट। ठीक है, व्यक्ति को ये राइट है कि वो कंसाइंस, ठीक है, ये इनर फीलिंग होती है। क्या होता है? ये इनर होता है, इतना ध्यान रखना। इनर फीलिंग्स बोल सकते हैं, इनर थॉट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अभी प्रोफेस क्या होता है? प्रोफेस मतलब बताना होता है, बताना, मतलब वो व्यक्त कर सकता है, व्यक्त मतलब बोल के बता सकता है कि क्या, ठीक है, कि वो कौन सा धर्म मानता है, किस धर्म से संबंधित है, बता सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, हाँ, हमारे सारे बच्चे 15, 16, 19, 29, 30 बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। तो यहां पे क्या है, एकदम सिंपल है, क्या बता सकता है, मतलब ये कहां पे दिए गए हैं? आर्टिकल 25 में दी गई है चारों चीजें। एवरीवन शैल हैव राइट्स, क्या? द फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट एनी रिलीजन। सुनना है? एनी रिलीजन। प्रैक्टिस कर सकता है,
प्रैक्टिस का मतलब पता ही होगा आपको, प्रैक्टिसाइजिंग, ठीक है, ये नाउन है, ये वर्ब है, मतलब मुझे, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, कोई बात नहीं। तो प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस मतलब प्रेयर कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन तब तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, ये तो बताया ही नहीं। प्रोपोगेट, प्रोपोगेट कर सकता है, फैला सकता है, प्रसार कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रसार। स्प्रेड कर सकता है, मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकता, लोगों को अपना मैसेज दे सकता है, मैसेज फैला सकता है, अपने धर्म का मैसेज जो है वो फैला सकता है। तो सिर्फ ये चार चीजें हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इस आर्टिकल के शुरू होते ही सारे आर्टिकल्स में देखो रिस्ट्रिक्शंस कब लगे हैं? बाद में। जैसे आर्टिकल 15 पढ़ाया तो फिर बाद में जाके वहां पे क्लॉज ऐड होता है। क्या ऐड होता है? क्लॉज 3 ऐड होता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद द सेम लैंग्वेज, और उसके बाद लिखा है सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस। तो रिस्ट्रिक्शंस बाद में लागू होते हैं, तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेगा? ऐसे ही आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ाया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए, सब क्लॉज ए। अब उसमें क्या है? अब देखो उसमें ये है कि यू हैव क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये पॉइंट है। उसके बाद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिया है, मतलब उसको रोका जा सकता है कुछ ग्राउंड पे, जैसे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बताया था, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज बताया था, ठीक है, मोरालिटी एंड डिसेंसी बताया था, कंटेंट ऑफ कोर्ट बताया था। तो ये सारी चीजों के, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस बताया था। तो इन सारी चीजों के बीच बेसिस पे उसको रोका जा सकता था। ऐसे ही इसको भी कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, मतलब जो धर्म मानने का अधिकार है, इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और इसके रिस्ट्रिक्शंस स्टार्टिंग में ही दिए गए हैं, सबके रिस्ट्रिक्शंस पहले, सबके रिस्ट्रिक्शंस बाद में। मान लो जैसे 19, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो यहां पे बता दे दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके बाद बताया था कहां पे है इसका रिस्ट्रिक्शंस, कहां पे दिया गया था कि इसको कुछ चीजों के आधार पे रोका जा सकता है, युक्त युक्त प्रतिबंध लग सकते हैं, युक्त युक्त प्रतिबंध लग सकते हैं। कहां पे? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। समझ में आया? तो बाद में बताया गया है, लेकिन इसमें प्रतिबंध पहले ही लग गए हैं, इन आर्टिकल्स में प्रतिबंध पहले ही लगे हैं। किन चीजों के आधार पे? तीन चीज है बस, और कुछ नहीं। वो तीन चीजें क्या है बताओ, किसी को याद है? एक तो है पब्लिक ऑर्डर, सिंपल पब्लिक ऑर्डर, ये जो आपको हर जगह मिलेगा। दूसरा मोरालिटी आपको मिलता था, और तीसरा हेल्थ। और मोरालिटी। अब ध्यान दो, जैसे हेल्थ के बेसिस पे, जैसे संथारा और सल्लेखना सुना होगा आपने, जैनिज्म में होता है, वो खाना वाना छोड़ देते हैं, और फिर मतलब जब उनको एक बार रियलाइज हो जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि अब वो जिंदगी में सारी चीजें मतलब भोग चुके हैं इस संसार में, अब उन वो शरीर छोड़ना चाहते हैं, तो सल्लेखना अपनाते हैं। लेकिन हेल्थ के बेसिस पे उसको रोका जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई इतना तगड़ा फास्ट कर ले, फास्टिंग करे, इतना तगड़ा फास्ट कर ले कि मतलब 10 20 50 दिन फास्ट ही कर ले, तो फिर नहीं चलेगा। हेल्थ के बेसिस पे रोका जा सकता है, फिर परफॉर्म नहीं कर सकता वो रिलीजियस बेसिस। पब्लिक ऑर्डर, पता चले कि कहीं पे दुर्गा पूजा के लिए अगर मान लो कहीं पे यात्रा निकल रही है, या कहीं पे मुहर्रम की यात्रा निकल रही है, उनसे अगर कयोस हो सकता है आसपास, तो रोका जा सकता है, ठीक है, रोका जा सकता है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। क्यों रोका गया? क्योंकि पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे, ठीक है। ऐसे ही मोरालिटी है। एक बच्चा बोल रहा है कि धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी है, वो डिपेंड करता है गैर कानूनी। देखो, बच्चे ने बोला इलीगल है, मैंने बोला फंडामेंटल राइट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, बहुत ज्यादा मैं आगे नहीं जाऊंगा। गैर कानूनी है नहीं है, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। गैर कानूनी डिपेंड कराने के, कन्वर्ट कराने के तरीके पे डिपेंड करता है। समझ में आया? एकदम सिंपल है। तो ये चीजें हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। अंतरात्मा से व्यक्त करने से, अभ्यास द्वारा, प्रसार द्वारा, ये सारा मैंने आपको बता ही दिया, कुछ है ही नहीं। मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की आस्था, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अब सुनो, आर्टिकल 26 एकदम सिंपल सा है। आर्टिकल 26 एकदम सिंपल है, लेकिन ये समूह को है, किसको है? ग्रुप को। ग्रुप मतलब इंस्टीट्यूशंस को। मान लो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसको उपलब्ध है। और ये तो सिंपल है, इतना सिंपल है पूछो मत। अगर मान लो किसी ग्रुप को कोई इंस्टीट्यूशन क्या करना है? इस्टेब्लिश कर सकता है। क्या कर सकता है? इस्टेब्लिश कर सकता है। समझ में आया? और जब इस्टेब्लिश कर सकता है तो उसको मैनेज भी कर सकता है। क्या कर सकता है? दूसरा पॉइंट, मैनेज कर सकता है।
तीसरा पॉइंट, उसको ओन एंड एक्वायर कर सकता है, ऐसा नहीं, ओन एंड एक्वायर कर सकता है मतलब अपने नाम पे कर सकता है, मतलब उसको अपना सकता है। अब आप बोलोगे स्टैब्लिश करना भी तो अपनाना ही हुआ, स्टैब्लिश करना अपनाना नहीं हुआ, ठीक है, दो चार लोग मिलके जाके स्थापना कराए किसी इंस्टीट्यूशन का, वो एक पॉइंट है। मदरसा भी आर्टिकल 26 से इस्टेब्लिश्ड है। हाँ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो बता रहा हूं, अब देखो उसमें मदरसा आएगा नहीं आएगा, आप जब आर्टिकल 29-30 पढ़ाऊंगा तब उससे ठीक है, तब उसमें दिमाग लगाना। आप आगे देखो, तो देखो आर्टिकल 26 क्या कहता है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है, और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव फॉलोइंग राइट्स। हिंदी में देखो, तो मतलब कोई भी संप्रदाय है, कोई भी ग्रुप है, तो उनको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने का हक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने का हक है। अब उसमें क्या कर सकते हैं वो, ठीक है, उसमें चार चीजें कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी संस्था को, ठीक है, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, उसको ओन एंड एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ओन और एक्वायर का मतलब होता है अपनाना, ठीक है, तो इस्टेब्लिश का मतलब स्थापना होता है ना कि अपनाना, ठीक है। ये तीन चीजें होगी, चौथी क्या है भाई, ठीक है, रख रखाव कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। प्रशासन, देखो, तो फिर उसका एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ चार चीजें हैं। सबसे पहले ओन एंड एक्वायर, लास्ट वाला एडमिनिस्टर है, मतलब उसका प्रशासन किस तरीके से उसको रेगुलेट करेंगे, बस ये क्या कर सकते हैं, पहला इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, फिर मैनेज कर सकते हैं, फिर ओन एंड एक्वायर कर सकते हैं, और चौथा क्या है बेटा, कि उसको उसका प्रशासन कर सकते हैं, मतलब कि उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है, और उस संपत्ति को अपने नाम पे कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, ओन एंड एक्वायर कर सकते हैं, और चौथा क्या है कि प्रशासन देख सकते हैं। अनुच्छेद 26 में बस इतना सा ही था और कुछ नहीं है, ठीक है। सर प्लीज इंग्लिश। सर कोई दुर्गा पूजा या मुहर्रम का जुलूस निकाल रहा है, अगर पब्लिक प्रॉब्लम हो रही है तो क्या मजिस्ट्रेट रोक सकता है, किस बेसिस पर रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेंगे, तुरंत रोक देंगे। मैंने बोला था ना, हमेशा कानून बनाने का वेट नहीं करेंगे, मान लो ऐसा कुछ भी हो रहा है तो रोक देंगे, मजिस्ट्रेट रोक देगा, और उसके बेसिस पे फिर आप मजिस्ट्रेट के खिलाफ वहां नहीं जा सकते। कहां नहीं जा सकते। और सुनो, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वही है, सेम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें बच्चे, सेम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, 25 पे क्या है, हेल्थ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, तीन, और इस पे भी हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे ऐसा कर सकता है। समझ में आया। सुनो, आर्टिकल 25 में दो तीन चीजें और लिखी है, उसमें ये लिखा है ना, उसमें क्लॉज सब क्लॉज देके लिखा है, मैं सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए लिख के नहीं बता रहा हूँ। अब उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग टू रेगुलेटिंग, ठीक है, टू मेकिंग एनी रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस, मतलब इन इंस्टीट्यूशंस पर अगर स्टेट को कोई रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाना हो, स्पेशली किस मामले पे, फाइनेंशियल इकोनॉमिक और सेकुलर, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड सेकुलर, अगर इन तीन बेसिस पे अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाना है तो स्टेट लगा सकता है, ऐसा रेगुलेशन बना सकता है, ठीक है। उसके बाद है थ्रोइंग अप ऑफ हिंदू रिलीजियस प्लेसेस, हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को ओपन करना सबके लिए, फॉर द ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदूज, ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदूज मतलब सिर्फ सुन लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आ गया तो सुनो ध्यान से, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन आए। पहला पॉइंट क्या है आर्टिकल 25 में, तुम ना सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये सारी चीजें हैं, ये तो चलो ठीक है, ये तो बता ही दिए, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ चार चीजें हैं। पहला फ्रीडम ऑफ कंसाइज है, दूसरा क्या है, ठीक है, प्रोफेस है, ठीक है, तीसरा क्या है, प्रैक्टिस है, चौथा क्या है, प्रोपोगेट है, ठीक है। मतलब क्या कर सकते हैं, अंतरात्मा से मान सकते हैं, मतलब दिल से मान सकते हैं, ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी को, इसी को प्रोफेस बोलते हैं। फिर क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रोपोगेट मतलब फैला भी सकते हैं। समझ में आया, ये चार चीजें हैं। और इस पर रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन तीन चीज का है, हेल्थ है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सिर्फ तीन रिस्ट्रिक्शन है बस। लेकिन उसके बाद इसमें कुछ और भी पॉइंट है। अब इसमें इसके एक्सेप्शन है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, मतलब राज्य को, इस अनुच्छेद में लिखी हुई कोई भी बात राज्य को तीन मामलों में, कौन कौन से मामले, रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन करने से नहीं रोकेगी, तीन मामले में, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सेकुलर, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सेकुलर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में ये बोला है कि भाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, पूजा पाठ करना, ये सब क्या है, रिलीजियस मैटर है,
लेकिन जो धार्मिक संस्था है, जैसे मान लो मस्जिद है, कोई वक्फ बोर्ड है, वो कोई भी स्थान है, कोई टेम्पल है, टेम्पल ट्रस्ट है, इसको मैनेज करना, इन संस्थाओं को मैनेज करना सेकुलर मुद्दा है। कौन सा मुद्दा है? धर्मनिरपेक्ष मुद्दा है। समझ में आया? तो ये 2 पॉइंट है। मतलब प्रेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्या है, वो रिलीजियस है, लेकिन प्रेयर प्रैक्टिस के अलावा टेम्पल्स को मैनेज करना है, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना है, तो वो सेकुलर मैटर है। तो कोई फाइनेंशियल डिसीजन है, कोई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड सेकुलर, आप बोलोगे फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेम होता है, नहीं होता है। मतलब इकोनॉमी में सारी चीजें आती है, फाइनेंशियल पैसे से संबंधित होता है। तो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सेकुलर, ये 3 मुद्दों को अगर रिस्ट्रिक्ट करना है, रेगुलेट करना है, तो होगा। सर प्रैक्टिस किस चीज का करना है? प्रैक्टिस करना है मेरे बच्चे धर्म का, मतलब वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस अपना सकता है। प्रैक्टिस करना क्या है? अगर मान लो मैं हिंदू धर्म से हूं तो मैं पूजा पाठ करता हूं, तो प्रैक्टिस ही है, और क्या है। समझ में आया? प्रोफेस मतलब अगर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं हिंदू धर्म से हूं तो प्रोफेस हो गया। मैं मन में खूब सोच रहा हूं, अच्छा सोच रहा हूं, बुरा सोच रहा हूं, मैं ही जानता हूं, तो वो क्या है? वो कंसाइंस है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। और अगर मैं धर्म का प्रचार प्रसार करूं, बहुत लंबे लंबे भाषण दूं, लोगों को अपने धर्म के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताऊं, तो वो क्या है? प्रसार है। लेकिन राइट टू कन्वर्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। राइट टू कन्वर्ट नहीं है, राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। समझ में आया? उसके बाद मैंने आपको उसमें बताया दिया कि राज्य क्या कर सकता है। इसके बाद इसका जो क्लॉज 2 है ना 25 का, उसमें क्या बोलता है वो? उसमें वो बोलता है कि थ्रोइंग अप, मतलब रिलीजियस, स्पेशली सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए थ्रोइंग, थ्रोइंग अप बोल रहा हूं मैं, गलत है, थ्रोइंग ओपन, ठीक है, ऑल रिलीजियस, ऑल हिंदू रिलीजियस प्लेसेस, हिंदू रिलीजियस प्लेसेस फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ हिंदूज, ऑल द सेक्शंस ऑफ हिंदूज। अब हिंदूज में इसी में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है कि सिख, बौद्ध और जैन ये हिंदू रिलीजन के ही पार्ट हैं। समझ आया क्या बोला मैंने? सिख, बौद्ध और जैन। समझ आया? तो ये हिंदू रिलीजन। तो अब इसी में है कि अब जो केरला वाला, आप सबरीमाला प्लेस याद कर लेना, सबरीमाला वाला वर्डिक्ट नहीं आएगा आपके में। पठान थिट्टा डिस्ट्रिक्ट है केरला की, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास है। तो वहां पे सबरीमाला के केस है, उसमें एक्चुअली लॉर्ड अयप्पा है। तो अब केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक एक्ट बनाया, नहीं सुन में आएगा, दोबारा से वीडियो को एक बार सुन लेना वापस से। मैं चीजें इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं, मान लो अगर आ गया गलती से तो कर लोगे, कोई नहीं, जिंदगी में कोई आपको नहीं पढ़ाएगा और ना ही आने के चांसेस है, बट केस काफी लंबे टाइम से पेंडिंग है, ठीक है, तो बता रहा हूं। तो जो सबरीमाला वाला केस है, उसमें हुआ क्या कि वहां पे लॉर्ड अयप्पा है। अब उसमें केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक एक्ट पास किया, एक एक्ट पास किया। उसमें क्या एक्ट है कि ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री ऑन हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट करके है। तो वो पास किया केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने, केरला की विधानसभा ने पास किया एक्ट, तो ये पास किया, ठीक है। लेकिन उसके अनुसार फिर एक रूल्स बनाया वहीं की एग्जीक्यूटिव ने, कार्यपालिका ने, कार्यपालिका मतलब जो ग्राउंड स्तर पे काम करती है। तो उसने क्या रूल बनाया? रूल में ये लिख दिया, एग्जीक्यूटिव रूल बनाया, ये विधान ने, विधायिका ने रूल नहीं बनाया, उसने तो एक्ट पास किया कि ऐसा बनाना है, और एग्जीक्यूटिव ने ये रूल बनाया कि उस मंदिर में, लॉर्ड अयप्पा के मंदिर में 10 साल से लेकर 50 साल की जो औरतें हैं, मतलब 10 साल की एज से लेकर जो 50 साल की महिलाएं हैं, उनको उस एंट्री में उस टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाएगी। समझ में आया? तो फिर इसी केस को लेकर फिर इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, ठीक है, वो चला गया कहां? सबसे पहले केरला हाईकोर्ट। केरला हाईकोर्ट ने बोला कि ये पेरेंट एक्ट का वायलेशन है, ऐसा नहीं चलेगा। फिर वही केस आया वापस से, कहां पे? बहुत सारे पिटीशंस आए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आ गया अभी केस, ठीक है, केस पे केस चल रहा है अभी, ठीक है, पेंडिंग है, बस इससे ज्यादा नहीं। जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा वो वापस से देख लेना। अब आगे देखो, तो आर्टिकल 26 में बस इतनी सारी चीजें हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 एकदम सिंपल कहता है। आर्टिकल 27 ये कहता है एकदम सिंपल, क्या कहता है आर्टिकल 27? किसी भी पर्सन से टैक्स नहीं लिया जाएगा, और अगर वो टैक्स किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए है, तो मैंने बताया था ना, सेकुलरिज्म यही है कि स्टेट शैल नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सारे रिलीजन को प्रमोट कर सकता है, किसी एक को नहीं। ध्यान दो, यहां पे क्या लिखा है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ, क्या बताओ? पर्टिकुलर रिलीजन, एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है,
अगर यहाँ पे ना ध्यान दो, जहां पे एनी पर्टिकुलर रिलीजन है, अगर यहाँ पे ऑल कर देना तो चलेगा, मतलब सभी रिलीजन को प्रमोट करना है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, सभी रिलीजन को प्रमोट करना है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये याद रखना। तो क्या, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ क्या, एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। समझ में आया? आर्टिकल 27 सिंपल कहता है एकदम, 25 एकदम सिंपल था, चार चीजें थी, फिर 26 मैंने आपको बताया कि उसमें क्या था, वो ग्रुप राइट था, ठीक है। 27 तो इससे सिंपल कुछ मिल ही नहीं सकता, इसमें सिर्फ टैक्स नहीं लगेगा। सर वीडियो अगेन नहीं देख सकते बिकॉज ऑल द डे हैव लॉट्स ऑफ क्लासेस, या दैट्स व्हाई आप राइट कर दीजिए, सर हम नोट्स बनाकर रिवाइज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं लिख दूंगा, जहां पे मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि याद नहीं होगा तो मैं समझता हूं, मैं वहां तुरंत लिख देता हूँ, ठीक है। 5 क्लासेस हो गई हैं फंडामेंटल राइट की, तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर चीजें कम बताने से अच्छा है कि चीजें जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। नहीं तो 2 क्लासेस में फंडामेंटल राइट पढ़ाते हैं सब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, टैक्सेस कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस एंड नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब किसी पर्टिकुलर, मैंने सिर्फ इतना बोला कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं जाएगा। हाँ मैंने देख लिया बच्चे कमेंट, ठीक है। तो ये 27 हो गया। अब 28 में कुछ चीजें हैं, 28 में लिख के बता देता हूं, हो सकता है ना सुनना है। 28 में कुछ नहीं है। 28 में क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब मान लो आप किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी एजुकेशन, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में किसी बच्चे का एडमिशन हो गया, क्या हो गया, एडमिशन हुआ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो क्या होता है, अब उसमें वो उस स्कूल के हिसाब से, उस इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से वो प्रेयर, प्रार्थना, उनकी बातें मानेगा नहीं मानेगा, ये इसमें बताया गया, बस और कुछ नहीं। एकदम सिंपल है, लेकिन लिख के नहीं बताऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा। अब सुनो, मैंने क्या बोला कि कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में, किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस लेगा या नहीं लेगा, तो ये डिपेंड करता है। अब देखो 4 टाइप की चीजें इसमें बताई गई हैं। कितने टाइप की? 4 टाइप की चीजें बताई गई हैं, ध्यान दो। बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस कितने टाइप के, 4 टाइप के इंस्टीट्यूशंस बताए गए हैं। मान लो अगर इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशंस में लिख रहा हूं, क्या है, मतलब कि इंस्टीट्यूशन किस टाइप का है, ठीक है। और यहां पे लिख रहा हूं कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, हाँ ठीक है, रिलीजियस, ठीक है। अब सुनो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सुनो ध्यान से। अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है जो इस्टेब्लिश भी किया गया है, जो इस्टेब्लिश मतलब जिसकी स्थापना भी की गई है राज्य द्वारा, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन भी, मतलब रन बाय स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिसका प्रशासन भी स्टेट द्वारा किया जा रहा है, मतलब जिसकी स्थापना भी राज्य द्वारा की गई है और जो चलाया भी किसके द्वारा जा रहा है, स्टेट के द्वारा। तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कोई दिया जाएगा नहीं, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई लेगा। मतलब मान लो कोई बच्चा है, किसी बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में हुआ है, कोई रिलीजियस, कोई किसी स्कूल में हुआ है, तो वहां पे अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, अब स्कूल का मतलब ये समझना कि सिर्फ वहां धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, मतलब पढ़ाने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, अगर उसकी स्थापना, मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एक स्कूल है जिसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई है, बताओ किसके द्वारा, राज्य द्वारा, और जिसको चला भी कौन रहा है, राज्य, तो वहां पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, कोई प्रार्थना करवाई जाएगी नहीं, पहली बात समझ में आया। ये पहला पॉइंट है, मैंने इसमें बताया सिर्फ 4 चीजें हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि मतलब
ठीक है किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे कमेंट मत करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ किसी कोई बोल रहा है कि अगर मान लो हज पे सब्सिडी देती है तो भाई अमरनाथ यात्रा पे भी सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, सबको प्रमोट करेगा, वो जैनिज्म के लिए, सिखिज्म के लिए, बौद्ध के लिए, सबके लिए करेगा तो चलेगा। एक ही धर्म को आगे बढ़ाएगा तो नहीं चलेगा। तो स्टेट शैल नॉट, क्या शैल नॉट इम्पोज, या नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान दो। दूसरा पॉइंट है, मान लो इस्टेब्लिश्ड, मान लो किसी ट्रस्ट ने या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने अगर स्थापना की, बट मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, किसी ट्रस्ट ने उसको बनाया, कोई स्कूल है उसकी स्थापना किसी ट्रस्ट ने नहीं की, मैं स्कूल इसलिए बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और भी कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वैदिक कॉलेज, ये कॉलेज, वो कॉलेज, बहुत सारे होते हैं। तो इस्टेब्लिश्ड बाई ट्रस्ट या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने अगर उसको बनाया है, तो स्थापना किसने की है, ट्रस्ट ने या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने। उसको चला कौन रहा है, रन बाई स्टेट। कौन चला रहा है बच्चे, राज्य चला रहा है। तो बताओ यहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, हाँ दिया जाएगा, मानना है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मानना भी है, हाँ मानना भी है, ठीक है। क्यों, अब देखो लॉजिक देखो, भाई इसको बनाया किसने, किसी रिलीजियस ट्रस्ट ने, और बनाया क्यों होगा, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए ना, समझ में आया? तो जब बनाया ही इसी पर्पज से गया है, तो राज्य चलाए कोई भी चलाए क्या फर्क पड़ता है, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और उसको लेना है, ठीक है। तो हाँ, अब तीसरा है, इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि मान लो किसी को, कोई इंस्टीट्यूट है, अगर वो उसको रिकॉग्नाइज किया गया स्टेट से, स्टेट चला नहीं रहा है, सिर्फ उसको मान्यता प्राप्त है, क्या प्राप्त है, देख आप बहुत सारे स्कूल्स पे नहीं देखते, बहुत सारे कॉलेज राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो मान लो अगर किसी इंस्टीट्यूट को मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज किया गया है राज्य द्वारा, किसके द्वारा, राज्य द्वारा, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, या फिर एडेड या फिर अनएडेड होता है, एक तो एडेड, अब यहां पे एडेड चाहे वो पार्सली है या फुल्ली है, ठीक है, एडेड मतलब ऐड देना, मतलब पैसा वैसा देना इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। तो रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, अगर स्टेट द्वारा, राज्य द्वारा अगर उसको मान्यता प्राप्त है, तो हो सकता है, मतलब यहां पे हो सकता है बट कंसेंट के द्वारा, क्या हो सकता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कोई ले सकता है, बट कैसे, कंसेंट के द्वारा। कंसेंट कैसे, मान लो अगर छोटा बच्चा है जो 18 साल से कम है तो पेरेंट्स से कंसेंट लेना पड़ेगा, और बच्चा अगर 18 साल से बड़ा है, मान लो कॉलेज में पढ़ता है, तो फिर उसके कंसेंट, उसकी मर्जी है कि वो इंस्ट्रक्शंस लेगा, प्रार्थना करेगा नहीं करेगा, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन करेगा नहीं करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। टैप टू क्रैक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं, एडेड बाय स्टेट, और अगर एड भी मिल रहा है स्टेट से, स्टेट से अगर एड मिल रहा है, पैसा मिल रहा, पैसा, ठीक है, मतलब सिर्फ पैसा मत समझना आप, देखो तो यहां भी यस बट विद कंसेंट, तो ये चार चीजें दी गई हैं आर्टिकल में, सिर्फ यही चार चीजें हैं, इसके अलावा भी कंडीशंस हो सकती हैं। मान लो स्टैब्लिश भी किया गया ट्रस्ट द्वारा और चला भी ट्रस्ट रहा है, तो फिर भी तो यस है, बात समझ में आया? हाँ, एडेड मीन्स फंड बेटा, ठीक है, एडेड मीन्स फंड, फंड, ठीक है, पैसा, हाँ, ठीक है, समझ में आया? तो बस इतनी सी चीज दी गई है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 28 में, मतलब राज्य द्वारा संचालित है, पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित संस्था है तो क्या है, निषिद्ध है, उसमें नहीं होगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन ट्रस्ट के तहत चल रहा है तो फिर अनुमति है, इस बात का ध्यान रखना। और सेम गोज विथ, ये मैंने आपको बताई थी, एकदम सिंपल। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तो स्वैच्छिक है, सहमति आवश्यक है, सहमति किससे, ये एकदम सिंपल है। कंसेंट किससे लोगे, बच्चा माइनर है तो कौन देगा कंसेंट,
पेरेंट्स देंगे। आर्टिकल 29 देखो, 29 में क्या है, हाँ आर्टिकल 29 क्या कहता है, ठीक है एकदम सिंपल है, लिख के बता दूं, कहां गया, हाँ देखो ध्यान से, तो आर्टिकल 29 एकदम सिंपल सी चीज कहता है, क्या कहता है बताओ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें यह कहता है कि मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, अगर उसकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, क्या है, ध्यान से देखो, तीन चीजें हैं, डिस्टिंक्ट, कोई विशेष अगर उसकी कोई लैंग्वेज है, आर्टिकल का नाम क्या है बताओ, ठीक है माइनॉरिटीज के अधिकार हैं आपको लग रहा होगा, लेकिन जो आर्टिकल आर्टिकल 29 है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज दोनों के उपलब्ध है। तो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, ठीक है लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, और एक क्राइटेरिया है, आई एम फॉरगेटिंग, क्या क्राइटेरिया है भाई, ठीक है लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है, एकदम सिंपल है। तो अगर ये तीन चीजें हैं, मतलब मान लो किसी की कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, तो कल्चर है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए वो किसी भी इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकता है, क्या कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है, ठीक है ध्यान से सुनो, उसको प्रमोट कर सकता है, प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकता है वो, मतलब कोई पर्सन है, मान लो कोई भी पर्सन, राइट्स किसको अवेलेबल है, इंडिविजुअल्स को, सर स्पीकर को अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, कर सकती है, कैसे, एक बच्चा बोल रहा है कि जब सेकुलर स्टेट होता है उसका कोई धर्म होता ही नहीं है, तो फिर वो धर्म में कैसे इंटरफेयर कर सकती है, इसलिए मैंने आपको बताया था ना पहली क्लास, अगर आपको याद हो, कि भारत धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है, ऑप्शन में आएगा तो सही मारोगे, लेकिन कहने मैंने क्या बताया था, समझाया था, भारत सर्वधर्म संभाव वाला देश है, ना कि धर्मनिरपेक्ष वाला। धर्मनिरपेक्ष फ्रांस देखोगे ना तो बिल्कुल क्या है, डाइसेक्टेड है, भारत क्या है, सर्वधर्म संभाव है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, ऐसा नहीं कि धर्म से अलग है, ये भारत का नेचर नहीं है। तो ये चीजें हैं, मतलब अगर मान लो किसी की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो इन चीजों को क्या प्रिजर्व कर सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति इन चीजों को प्रिजर्व कर सकता है, क्या कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है। प्रिजर्व मतलब क्या होता है बताओ, ठीक है प्रिजर्व मतलब क्या होता है, अरे रक्षा कर सकता है, तो कोई कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, बस ये तीन चीजें हैं, ठीक है तो इसको क्या कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है। और सुनो, क्या ये जो अधिकार है ये माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज दोनों को उपलब्ध है, किसको उपलब्ध है, इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अवेलेबल्स किसको है बताओ, माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटी। अब सुनो, मैंने इसको ये लाइन इसलिए लिखा कि आपको लगता है कि 29 और 30 दोनों माइनॉरिटी के लिए हैं, बस नहीं ऐसा नहीं है, ये अपने दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दो। जो आर्टिकल 29 है वो माइनॉरिटीज के लिए ही नहीं, मेजोरिटीज के लिए भी है, तो मतलब कोई भी पर्सन है जो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को रखने के लिए, ठीक है तरीके अपना सकता है, ठीक है मतलब कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है, समझ में आया, ठीक है। अब आर्टिकल 30 और थोड़ा सिंपल है, लेकिन उसमें वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए होती है। देखो जो आर्टिकल 30 है,
अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि बहुसंख्यकों समेत, मतलब कि माइनॉरिटी को भी उपलब्ध है और मेजोरिटी को। सुनो, तो जो आर्टिकल 30 है वो क्या करता है, जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्यों पूछो, क्यों, आपको लग रहा होगा स्पीड से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फिर कमेंट को देखिए, सेकुलर नहीं है सरकार, है रॉन्ग टाइप हो गया क्या, मैंने क्या बोला, ठीक है सर, सेकुलर नहीं है सरकार, सरकार है, सॉरी, स्टेट का नेचर भी वही है, सरकार से आप ये मत बोलो कि सरकार ऐसा कर रही है स्टेट सेकुलर है, स्टेट सेकुलर है, लेकिन भारत की सेकुलर मतलब जो संप्रभुत्व, सॉरी, जो धर्मनिरपेक्षता है ना, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्म से निरपेक्ष नहीं है, धर्म से बिल्कुल अलग नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ है, सर्वधर्म संभव है, सभी धर्मों को प्रमोट कर सकता है, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। समझ में आया, ये सिंपल सा फंडा है। तो अब सुनो, राज्य जो है ना, आर्टिकल 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक है, अब इसमें अल्पसंख्यक बताया गया है, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ये अल्पसंख्यक के लिए, कौन कौन से अल्पसंख्यक, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है, दूसरी लिंग्विस्टिक, यहां पे गलत दिया है, हाँ, ठीक है, तो एक तो धार्मिक और दूसरे भाषा के आधार पर, बताओ, दो जो माइनॉरिटीज हैं अल्पसंख्यक, कौन, एक तो भाषा के आधार पर, दूसरे धर्म के आधार पर, तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज हैं, ये संस्थाएं, मतलब ये अपनी संस्था स्थापित कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, और उसका प्रशासन कर सकते हैं संस्थाएं, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक फेमस केस था, दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफन कॉलेज, तो उसमें क्या बताया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि माइनॉरिटीज कॉलेज में ज्यादा, मतलब कि अधिकतम 50% तक सीट्स जो है वो आरक्षित की जा सकती है, समझ में आया, 50% तक सीट्स जो है वो आरक्षित की जा सकती है, किसके लिए बताओ, माइनॉरिटीज के लिए, 50% तक बोल रहा हूं, तो इसका मतलब 50% नहीं होता, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तो ये एकदम सिंपल है, ये लिंग्विस्टिक है, यहां पे मैंने अल्पसंख्यक, धार्मिक और, ठीक है, लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर नहीं है भाई, ये किसके आधार पर है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, ठीक है, यहां पे लिख ही दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ये लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर, भाषाई, भाषा के आधार पर। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज कौन सा, एकदम सिंपल है, माइनॉरिटीज कौन सा, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज हैं, मैं बता रहा हूं, इसके बारे में बता रहा हूं, तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज हैं बच्चे, ठीक है, वो अपनी मनपसंद की संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं, बस इसमें और कुछ कहा ही नहीं गया है, समझ में आया। फिर उसमें आरक्षण के बहुत सारे प्रावधान होते हैं, फिर एड वगैरह मिलता है इनको गवर्नमेंट से। एक बच्चा पूछ रहा है माइनॉरिटीज का मतलब आदिवासी, नहीं, माइनॉरिटीज का मतलब आदिवासी नहीं, सुनो तो सब तब बताऊंगा, समझ में आया। अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 50 केसेस में बोला है, भाई साहब आप पहली बात तो ये बता दो माइनॉरिटी कौन है, सरकार को, कि माइनॉरिटीज है कौन, और माइनॉरिटीज को डिसाइड करो, देखो, माइनॉरिटीज है कौन, सरकार ने क्या बोला, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बताओ, हम्म, ठीक है, तो एक है रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है, दूसरा है लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी होता है, ये तो स्टेट बेसिस पे निकाला ही जाता है, मतलब स्टेट वाइज, राज्य के हिसाब से,
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में हैं, ये बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे हिंदू माइनॉरिटीज में है, तो आप बोलोगे हाँ ये कथन तो बिल्कुल सही है। देखो आपका कथन सही है, लेकिन माइनॉरिटीज, पहली बात तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि माइनॉरिटीज को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में डिफाइन किया गया है, तो गलत है। भारतीय संविधान में किया ही नहीं गया, या भारतीय संविधान के अनुसार जो अल्पसंख्यक हैं वो ये हैं, तो है ही नहीं, भारतीय संविधान में डिफाइन ही नहीं किए गए अल्पसंख्यक। पहली बात समझ में आया, ये पहला पॉइंट। दूसरा, माइनॉरिटीज एक एक्ट है जिसके द्वारा, ठीक है, एनसीएमईआई करके एक एक्ट है, ठीक है, तो उसके द्वारा माइनॉरिटीज डिसाइड किए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा बताए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट बताना ही नहीं चाह रही है माइनॉरिटी कौन है, गवर्नमेंट भी नहीं बताना चाह रही है। गवर्नमेंट कभी कभी बोलती है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, ध्यान से सुनना, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, ये मैंने वहां बोला है स्टेट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, कौन है बताओ? एक तो है भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है। जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं वो राज्य लेवल पर, मतलब हर राज्य में देखे जाएंगे कि यहाँ पे जैसे मान लो यूपी है, ये मान लो कोई भी नॉर्थ ईस्ट का या भी कोई नॉर्दर्न स्टेट है जहां पे मैं बोलूं मराठी लैंग्वेज जो है वो माइनॉरिटीज में है, समझ में आया? तो है, सिंपल सी बात है, वो स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज की जाती है। लेकिन अभी जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो स्टेट लेवल पे नहीं, वो देश के लेवल पे, मतलब सेंट्रल लेवल पे रिकॉग्नाइज की जाती है। अपना ज्ञान मत लगाना कि हिंदूज कई राष्ट्र में, कई राज्यों में माइनॉरिटीज में है, तो वो एक डिफरेंट पॉइंट है, वो तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। जो गवर्नमेंट करती है वो कहां पे करती है? वो नेशन वाइड करती है, ठीक है। कहां करती है? नेशन वाइड। और सुनो, तो गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ ये छह जो रिलीजन्स हैं, कौन? मुस्लिम्स, सिख्स, पारसी और क्रिश्चियन, और बौद्ध और जैन, ठीक है, सिर्फ इनको ही माइनॉरिटीज बताया है। ये रिलीजियस माइनॉरिटीज है। अब रिलीजियस माइनॉरिटीज अलग से आप मत निकालने लग जाना। जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं सिर्फ यही छह रिलीजन है भारत में, मैं भारत में बोल रहा हूं, ये भारत के स्तर पर ये काउंट होते हैं। अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना ही पढ़ो। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, सिर्फ ये पूछा जाएगा सबसे लेटेस्ट किसको ऐड किया गया, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे लेटेस्ट किसको ऐड किया गया इसमें? जैन को। तो इस बात का ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 32 सुनो ध्यान से। आर्टिकल 30(1)(a) है, ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी स्टेटमेंट ये आ सकता है। जैन को, हाँ जैन को बच्चे सबसे लेटेस्ट है। देखो आर्टिकल 31(a) बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आर्टिकल, बताओ राइट टू प्रॉपर्टी कब हटाया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, मतलब आर्टिकल 31 डिलीट कर दिया गया, 19 और उसका 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि दोनों में राइट टू प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसको डिलीट कर दिया गया। किससे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से डिलीट कर दिया गया। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनो, ये इसलिए बता रहा हूं, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से
एक्ट से इसको ऐड किया गया बच्चे, इसको ऐड किया गया, एडेड, यहां पे लिख रहा हूं क्या, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इससे एक्ट ऐड किया गया इसको। अब सुनो, अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कर लूं, मैं क्या मान लो अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कर ले, पहले तो मैं करूंगा फिर यूपीएससी करेगी, ठीक है। तो मान लो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि धार्मिक जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, उनका जो राइट टू प्रॉपर्टी है, उनका जो संपत्ति का अधिकार है, उनका मतलब संपत्ति का अधिकार, अल्पसंख्यकों के कुछ हद तक संपत्ति का जो अधिकार है वो अभी भी फंडामेंटल राइट है। तो ये कथन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1A। हाँ हाँ बच्चे यही है। सुनो, तो आर्टिकल 30, ठीक है, 1A ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब इसमें यह लिखा गया कि ठीक है, मान लो स्टेट क्या करता है, एक्वायर करता है। इफ स्टेट एक्वायर्स क्या, माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर करता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 25 के तहत नहीं, यहां देखो, तो माइनॉरिटीज प्रॉपर्टी अगर एक्वायर करता है तो क्या होगा, होगा ही क्या, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसमें। मैंने क्या बोला कि जो माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टी है, मान लो माइनॉरिटीज को इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, या अल्पसंख्यक की अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मतलब रिलीजियस या लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, स्टेट उसको एक्वायर करता है। जनरली क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या लिखा है, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय लॉ। मतलब कानून के द्वारा तो उसको एक्वायर कर लेगा, कानून बनाया तो एक्वायर कर लेगा। अब वो संविधान संशोधन भी नहीं करना उसके लिए, इस बात का ध्यान रखना। कानून बना के प्रॉपर्टी किसी पर्सन का ले लेगा, राज्य, समझ में आई बात, ठीक है। ये पहला काम राज्य ने किया, ठीक है, वो वहां चलेगा क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन माइनॉरिटीज के मामले में अभी राइट टू प्रॉपर्टी इनका फंडामेंटल राइट है। अगर मान लो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशन है, वो स्टैब्लिश किया गया है, तो स्टेट एक्वायर करेगा। अब सुनो, जब आर्टिकल 300A वाली प्रॉपर्टी अगर स्टेट एक्वायर करेगा ना, तो वहां पे कंपनसेशन अपनी मर्जी से देगा, और फिर उस कंपनसेशन को कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं भागोगे। यहां पे ऐसा कोई कंपनसेशन नहीं देगा जो इनके राइट्स को कम करे और या फिर इनके लिए हानिकारक हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करे या अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए हानिकारक हो, ऐसा कोई कंपनसेशन नहीं देगा। सिंपल सा बात अगर मैं बताऊं तो ऐसा स्टेट जो है अगर इनकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है तो कंपनसेशन किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, कंपनसेशन किसके अनुसार मिलेगा, ये जो कहेंगे उसके अनुसार मिलेगा। ये बात समझ में आई, नहीं मिलेगा तो ये फंडामेंटल राइट है। एक बच्चा पूछ रहा है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल, मेरे बच्चे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। मैं दो तीन चीजें मैंने आपको बताया, आप मेरे बच्चे हो तो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं सीए लिखता हूं तो इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन। जैसे मैं आरटी लिखता हूं तो उसका मतलब राइट होता है, एफआर लिखता हूं तो फंडामेंटल राइट्स होता है, ये ध्यान रखना।
एकदम सिंपल सा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस आगे देखो। ठीक है, अब आर्टिकल 31 है, 31 तो खत्म हो गया है। ठीक है, 31A है, 31A में कुछ चीजें हैं। ठीक है, 31A में भी कुछ चीजें हैं। अब उसमें क्या है कि मान लो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था 31ABCD बताया था। तो अब सुनो, 31A सिंपल सा ये है कि उसमें कुछ प्रॉपर्टी है जिसको स्टेट जो है वो एक्वायर कर सकती है पब्लिक वेलफेयर को देखने के लिए, तो उसको एक्वायर कर सकती है। अब उसमें मेंशन है, 31A में मेंशन है कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज मान लो जैसे कुछ भी बनाना हुआ, लैंड रिफॉर्म्स करना हुआ था, ये मान लो कोई सार्वजनिक कोई माइन है, भारत में कोई माइन खदान निकल गई, कुछ भी निकल गया, और कोई प्राइवेट पर्सन है, मान लो कोई प्राइवेट पर्सन अपना बैंक खोल के बैठा है, मतलब बहुत सारी प्राइवेट बैंक है, तो राज्य चाहेगा, तो राज्य चाह के उनकी प्रॉपर्टी को ऐसा, राज्य ऐसा बोल के उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, उसको सरकारी बना सकता है। कैसा बोल के? उसको ये बोलेगा कि ये पब्लिक वेलफेयर में है, मैं इसको सरकारी बना रहा हूं लोगों के लिए, तो पब्लिक वेलफेयर बोल के उसको सरकारी बना सकता है। ठीक है, ये पहला काम कर सकता है। दो कंपनीज को मिला सकता है, एक एमालगेशन कर सकता है। तो बस इसमें इतना सिंपल सा है। 31 मतलब कोई कुछ नहीं पढ़ाता है, सिर्फ 32 पढ़ाते हैं, तो मैं 32 पढ़ाऊंगा, लेकिन देखो ध्यान से सुनो। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को राज्य ले सकता है, उसको कुछ अधिकार है, और इसके लिए कोई ये चिल्लाएगा नहीं कि मेरा आर्टिकल 14 और 19 जा रहा है। मेरा आर्टिकल 14 और 19 जा रहा है, इसमें लिखा गया है, इसी आर्टिकल में आर्टिकल 31A में सीधा सीधा लिखा गया है संविधान का। अगर आपको संविधान संविधान अगर मैं करूँ तो आधा ना, तो आपको सिर्फ मोबाइल पे जाना है, वहां सर्च करके देखना है। तो आर्टिकल 31A जो है उसमें ये सिंपल सा लिखा है कि इसमें कि किसी कोई भी बात अगर आर्टिकल 14 और 19 को लेकर है, भले ही वो आर्टिकल 13 में आए, आर्टिकल 13 क्या है? लॉ। भले ही वो लॉ हो, लेकिन अगर आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर रहा है तो वो लागू नहीं होगा। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, सिंपल सा है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं, जिनको अगर राज्य एक्वायर करना चाहे या मिश्रण करना चाहे किसी दो, ऐसी ही किसी दो प्रॉपर्टीज को, ऐसी ही किसी दो संस्थाओं को, ऐसे ही कोई दो रिसोर्सेज को एमालगेशन करना चाहे, या उसके डायरेक्टर को, सीईओ को, कंपनी के मालिक को ही हटाना चाहे तो कर सकता है। समझ में आया? मॉडिफिकेशन करना चाहे तो वो भी कर सकता है, मतलब कोई छाट पॉइंट करना है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो ये सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, अब पढ़ाएंगे आपको क्या? रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। बच्चे बोल रहे होंगे टाइम हो गया गुरुजी छोड़ दो, और पढ़ाया जाए? पूछ रहा हूं मैं आपसे, पढ़ाऊं, रीड पढ़ाऊं? बताओ फटाफट, फटाफट फटाफट कमेंट आने चाहिए। आज थोड़ा तेज पढ़ाया है, मुझे पता है थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन जब वीडियोस को वापस देखोगे तो समझ में आता है। पढ़ा दो, और ये मेरे बच्चे बोल रहे पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। एक बच्चे को कॉलेज जाना है, ठीक है, बस 5 मिनट और पढ़ा देते हैं, बस और कुछ नहीं। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। ठीक है, सुनो। सुनो, जो रिट है, रिट का मतलब क्या होता है? कमांड। समझ में आया? रिट का मतलब क्या होता है? कमांड। रिट का मतलब क्या होता है? कमांड, मतलब किसी को आदेश देना। पहले जो राजा रानी होते थे ना, आराम से मस्त वो कमांड देते थे, आदेश देते थे, उनका आदेश जारी होता था, उसी को रिट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चे? अच्छा, बच्चे का एग्जाम है, ठीक है जाओ फिर। एग्जाम है तो जाओ। ठीक है, बस करते हैं, बच्चे का एग्जाम है कल, एकदम सिंपल सा स्टार्ट करेंगे, खत्म कर देंगे, और फिर कल फंडामेंटल, कल थोड़ा लेट तक पढ़ाऊंगा, कल फिर एग्जाम नहीं होना चाहिए किसी का। एक बच्चे का एग्जाम है, एक ही बच्चे का एग्जाम है। लेकिन पता है ना, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे लोग जो बोले वही हो, नहीं, सबके राइट्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आज नहीं लेते क्लास, एक बच्चे के कारण क्लास नहीं ले रहा हूं। इस बच्चे का नाम है राहुल। राहुल, तुम झूठ बोल रहा, इस बात का ध्यान रखना। और कल थोड़ी क्लास मतलब देर तक चल सकती है, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी और ये पढ़ा देंगे आराम से। और कल सारे लोग एक बार डीपीएसपी पढ़ के आना। ठीक है, एक बच्चे का राइट्स चला जाएगा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो। बताओ, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, किसी के राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो? बताओ। किसी का कुछ डाउट है तो बच्चे पूछ लो, किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो, कल की क्लास थोड़ी लेट चलेगी। ठीक है, मैं रीड्स पढ़ाने ही वाला था, एकदम हथियार लेके युद्ध में कूदने ही वाला था, बच्चे ने बोला बस करो सर।
सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है बच्चे का, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। किसी का डाउट है तो पूछो, किसी का कुछ डाउट है, राहुल यू कैन गो, अब मैं सिर्फ डाउट लूंगा तो ठीक है। किसी का कुछ डाउट है पूछो, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, हाँ अब डाउट लूंगा, चलो जिसको जाना है जा सकता है ना, अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकता है, फटाफट पूछो किसी का कुछ भी डाउट हो। हाँ किसी का राइट नहीं जाना चाहिए बच्चे, ठीक है पूछो पूछो फटाफट, किसी का कुछ डाउट है। हाँ देखो पढ़ाने को तो इतनी चीजें हैं ना, मैं मतलब इतना पढ़ा दूं आपको कि, बट वही है कि पीएचडी थोड़ी ना करवाना है, एग्जाम निकलवाना है, तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ये है कि मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ना कि मतलब ये समझ लो आप इतने योग्य बन जाओ, और जिस चीज से डर लगे जिंदगी में, जो चीज समझ में ना आए उसको इतनी बार कर लो, इतनी बार कर लो कि वो मतलब, जैसे पता है ना, आप कपड़े पहनते हो, स्पेशली बॉयज को मैं बता रहा हूँ कि मान लो शर्ट में बटन लगाते हो, बचपन में बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते होंगे ऐसे बटन लगाने में, बट इतनी बार करते हो ना आपको पता ही नहीं चलता आपने शर्ट कब पहन लिया, आपको याद ही नहीं आता। ये मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है आप याद करो। बच्चे कह रहे हैं आप हमारे राइट्स का वायलेशन कर रहे हो, नहीं पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं, राइट्स का वायलेशन कहां कर रहा हूँ। सर सभी सब्जेक्ट्स की बुक लॉन्च हो रही है, आपकी भी होगी क्या? हाँ देखते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं नहीं बताए जाते। सर 31A एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए। 31A ये है बच्चे, 31A एकदम सिंपल है। 31A में कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं, अगर डीपीएसपी को लेकर वो इंप्लीमेंट किए जाए। मान लो कोई प्राइवेट चीज है, आपने देखा होगा ना बहुत सारी बैंक्स का, जो पहले बहुत सारी बैंक्स थी फिर उनका नेशनलाइजेशन हुआ, आपने पढ़ा होगा सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा सुना तो होगा ही। अब वो प्राइवेट बैंक थी, क्या थी, प्राइवेट बैंक थी, लेकिन उसको सरकारी बना दिया गया। तो जिसकी बैंक थी उसका क्या हाल होगा पूछो, उसका तो पूरा बिजनेस चला गया, उसको तो पूरा सरकारी बना दिया गया। तो मेरे बच्चे पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक मतलब लोगों के हित में गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, किसी कंपनी को एक्वायर कर सकती है। कोई दो कंपनी ढंग से नहीं चल रही है तो दोनों को मिला देगी, या कोई एक कंपनी अच्छा चल रही है एक बुरा चल रही है, दोनों को मिला भी सकती है, भले ही किसी की भी कंपनी हो, मिला के एक्वायर कर सकती है। कोई कंपनी ढंग से नहीं चल रही, उसके जो उसके सीईओ हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको हटा सकती है, ठीक है। उसमें कोई रिफॉर्म्स करना है तो ये कर सकती है, ठीक है। एमएलगेशन है, रिफॉर्म्स है, तो ये सारी चीजें कर सकती हैं। किसी को लीज देना हुआ, किसी को क्या देना हुआ, लीज देना हुआ, किसी को लाइसेंस देना हुआ किसी रिसोर्स का, मान लो कहीं पे पेट्रोलियम निकल गया उसका कोई लीज देना हुआ, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। इससे अगर आर्टिकल 14 और 19 वायलेट होता है तो ध्यान नहीं दिया जाएगा। हाँ हाँ, एक बच्चा बोला देखो एयर इंडिया को सरकारी बनाया गया था, ठीक है। जब हाँ मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, सरकार की प्राइवेटाइजेशन के भी लिए भी जाती है, मान लो कोई सरकारी है तो उसको प्राइवेट को दे देगी, लेकिन उससे मिलेगा पैसा। अब प्राइवेट को एक्वायर कर लिया तो उसको कितना पैसा देगी सरकार ही जानती है, मतलब सरकार देगी पैसे, ऐसे नहीं है ऐसे ही छीन लेगी। और किसी का कोई डाउट है फटाफट पूछो, फटाफट पूछो किसी का डाउट है। ठीक है बस करें आज के लिए, बस इतना ही। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज कर लेना, और आज की क्लास बच्चे एक बार रिवाइज कर लेना, और एक्स्ट्रा पढ़ो। मैं बोल रहा हूं कि बी सो वर्थ ना, कि नो वन कैन डिनाई यू, मतलब कि इतने योग्य बन जाओ कि रीजन ही ना हो किसी के पास कि आपको डिनाई कर सके, आपको इग्नोर कर सके। मतलब वही है ना, ऐसे चलोगे ना ऐसे रास्ते से तो लोग देखेंगे हाँ भाई कोई जा रहा है, आपको नहीं देखना है कि हाँ लोग देख रहे हैं, मतलब एक सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है बस करते हैं, चलो बाय, टेक केयर, ठीक है, टेक केयर और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, सब कुछ करने का, अच्छे से पढ़ो बस। और आज ही बता दे रहा हूं, कल की क्लास ना थोड़ा देर तक चलेगी, तो कोई ऐसा मतलब फिर कोई बोलेगा नहीं। चलो बाय, थैंक यू बच्चा पार्टी।